हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ऑन योर टिप्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंट्रोलिंग डिमांड, वेदर इट इज एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। इंडिया में दो सेंट्रल अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग डिमांड, दैट इज आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड अनदर वन इज गवर्नमेंट। अब आरबीआई जो है वो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी में डिमांड को अगर कंट्रोल करना है तो हमें टारगेट करना पड़ता है कंज्यूमर की इनकम को। अगर कंज्यूमर या फिर अदर सेक्टर्स जितने भी है उनकी अगर इनकम पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम डिमांड को ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आरबीआई जितनी भी पॉलिसीज बनाता है कंट्री के अंदर डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। Monetary policies are the policy which are made by the RBI in order to control money supply in the economy. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी पॉलिसीज बनाती है आरबीआई उसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एंड गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, डेट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। आपका जो फिस्कल वर्ड है हमेशा डिनोट करेगा, सिंबलाइज करेगा गवर्नमेंट को। फिस्कल मीन्स गवर्नमेंट। अब हम आरबीआई की समझते हैं कि आरबीआई कैसे डिमांड को कंट्रोल करती है। तो आरबीआई के पास दो टूल्स हैं डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, वन इज क्वांटिटेटिव टूल्स एंड अनदर वन इज क्वालिटेटिव टूल्स। ये टूल्स को हमने आरबीआई वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं मनी एंड बैंकिंग की यूनिट में कि ये टूल्स होते क्या है। फिर भी एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब होता है ऐसे टूल्स जिसमें आप डायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हो। वेयरएज क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब होता है ऐसे टूल्स जहां पे आप इनडायरेक्ट तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हो। क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहला है हमारा सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जितना भी डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ रहता है पब्लिक का, उसमें से कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको रखना पड़ता है आरबीआई के पास। मतलब कमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स किसके पास रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। उस परसेंटेज को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर होता है सिमिलरली सीआरआर जैसे आप आरबीआई के पास रखते हो वैसे ही आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को भी बोला हुआ है कि उस डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक खुद के पास भी होल्ड करके रखती है, दैट इज नोन एज एसएलआर। डिमांड को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर और सीआरआर को यूज किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? इन ऑर्डर, अगर मैं इन दोनों रेट्स को बढ़ा दूंगा, रिजर्व्स अगर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आने वाला है? अगर रिजर्व बढ़ जाएंगे तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा कि वो लोन के फॉर्म में दे पाए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपीज मेरे कमर्शियल बैंक में रखे हुए थे। आरबीआई ने पहले बोला था कि आपको 10 रुपीज जो है सीआरआर और एसएलआर के नाम से रखना पड़ेगा। तो मैं पब्लिक के बीच में कितने ट्रांसफर कर सकता हूँ? 90 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ लोन कमर्शियल बैंक कैन इशू। पर अगर ये रेट सीआरआर और एसएलआर का मान लो 15 बढ़ जाता है, मतलब 15 हो जाता है, तो उस केस में आप लोन मेरे पास कितना रहेगा देने के लिए? 85। तो यहाँ पे अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है कि मार्केट में अगर डिमांड बढ़ गई है तो डिमांड बढ़ गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मनी को कंट्रोल करना पड़ेगा इकोनॉमी में, क्योंकि डिमांड को कम करने के लिए हम किसको टारगेट करते हैं? इनकम को। तो मनी कम करने के लिए हम क्या करेंगे? कमर्शियल आरबीआई जितनी भी रहेगी, आरबीआई के पास सीआरआर और एसएलआर जो है उसका परसेंटेज वो बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं अगर बढ़ जाता है तो 85 रुपीज ही अब इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन बाय द कमर्शियल बैंक। वेयरएज अगर मैं इसका उल्टा देखूं, डिफिशिएंट डिमांड सिचुएशन है, नॉर्मल डिमांड से डिमांड कम हो चुकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंज्यूमर की इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। और कंज्यूमर की इनकम को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा रेट अब कम कर देंगे। मान लेते 10 था और 90 रुपीज लोन में जा रहे थे और डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो आरबीआई क्या करेगी? यहाँ पे 5 रुपीज का बोल देगी कि आप 5 रुपीज रिजर्व रखो और बाकी जितना भी है मीन्स रिमेनिंग 95 जो है आप लोन के फॉर्म में पब्लिक को इशू कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया सीआरआर और एसएलआर को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग डिमांड और लोअरिंग डाउन द डिमांड। अब नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है रेट एट विच कमर्शियल बैंक ग्रांट्स लोन फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से लोन लेती है, उस रेट को चार्ज जो करती है आरबीआई, उसे बोला जाता है रेपो रेट या फिर रीपर्चेस रेट। रेपो रेट को हम रीपर्चेस रेट भी बोलते हैं। अब ये रेपो रेट पे भी डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना है या घटाना है। जैसे अभी करंट सिचुएशन में देखें तो आरबीआई ने रेपो रेट को कंटिन्यूअसली नीचे कराया, मतलब कम कराया धीरे धीरे। क्यों कम कराया? क्योंकि आरबीआई को लग रहा था कि फ्यूचर में आने वाली डिमांड एकदम से कम हो सकती है, क्योंकि पब्लिक के पास इनकम क्या हो गई? अब कम हो गई है, इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया।
अब रेपो रेट कम करने से इफेक्ट क्या आएगा कि अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो कमर्शियल बैंक सस्ते रेट पे आरबीआई से लेगी लोन और उससे थोड़ा बहुत मिनिमम कॉस्ट इंक्लूड करके कमर्शियल बैंक पब्लिक को इशू करेगी। तो अल्टीमेटली पब्लिक के पास वो लोन चीपर रेट्स पे अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेपो रेट भी एक अच्छा रोल प्ले करता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड रहेगी तो रेपो रेट बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली लोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो पब्लिक लोन कम लेगी। अगर डिफिशिएंट डिमांड है तो रेपो रेट कम कर देंगे तो लोन की कॉस्ट कम हो जाएगी तो पब्लिक जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी विद लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स रखी रहती है तो वो आरबीआई के पास रख देती है फॉर परसेंटेज ऑफ रेट के कारण वो क्या करती है कमर्शियल बैंक वहां पे ले जाके आरबीआई के पास रख देती है कुछ अमाउंट, तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेट। जिस रेट पे आरबीआई अपने पास डिपॉजिट रखती है कमर्शियल बैंक की उसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, मतलब यहाँ पे उल्टी सिचुएशन है। तो अब इसका इफेक्ट डिमांड पे कैसे आने वाला है कि अगर मान लो कि रिवर्स रेपो रेट पहले जो है कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जब डिपॉजिट रखती थी तो उसे मिलता था 9% रेट पर एनम, मान लेते हैं कि 9% पर एनम देती थी आरबीआई कमर्शियल बैंक को। पर अब क्या करा है आरबीआई ने, डिमांड मान लो कि डिमांड एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है। अब एक्सेस डिमांड चल रहा है मतलब अब डिमांड को कंट्रोल करना है। अब डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बोलेगी कि तू पब्लिक को मत दे पैसा, इससे अच्छा मैं आपको 12% पर एनम रेट देना चाहूंगा। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोल दिया। तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट आरबीआई के पास रख देगी और मिनिमम अमाउंट जो है वो पब्लिक को दिया जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट अगर पब्लिक के बीच में जाएगा तो वहां पे सिचुएशन जो है एक्सेस डिमांड की कंट्रोल हो जाएगी। वैसे ही अगर वाइस वर्सा डिफिशिएंट डिमांड हो रहा है और डिमांड को बढ़ाना है इन केस, तो यहाँ पे क्या करेगी आरबीआई बोल देगी कि आपका रेट मैंने कम कर दिया, मान लीजिए 6% कर दिया। तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगी, आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करने से अच्छा वही पैसा वो पब्लिक के बीच में बांट देगी। तो यहाँ पे देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक के बीच में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, पब्लिक की इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ने से अल्टीमेटली डिमांड वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। ये रिवर्स रेपो रेट हो गया। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता था, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो आरबीआई के पास गिरवी रखी हुई होती थी, मॉर्गेज करके रखी हुई होती थी, उसकी बाइंग सेलिंग आरबीआई पब्लिक के साथ करता है। अब यहाँ पे डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई के पास ऑप्शन है कि जब अगर मान लो पब्लिक के पास मनी सप्लाई ज्यादा हो गया है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो पब्लिक को क्या करेगी, वो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की पब्लिक को बेच देगी। बेचने से क्या होगा कि पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा और वो डिमांड को कंट्रोल कर लेगा। वैसे ही अगर डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो वापस से पब्लिक से वो सिक्योरिटीज परचेस करके उनका मनी सप्लाई वापस लौटा देगी। तो इस तरीके से वो डिमांड को जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है आरबीआई विद द हेल्प ऑफ टूल ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये तो हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गए हैं। अब क्वालिटेटिव पे आता हूं। तो क्वालिटेटिव में जो आपके ये तीन हो जाते हैं, मॉरल सुएशन तक, ये तीन जो है राशनिंग, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मॉरल सुएशन, इसमें आरबीआई इनडायरेक्ट तरीके से सभी कमर्शियल बैंक को मोटिवेट करती इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिमांड सिचुएशन। राशनिंग में, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में, मॉरल सुएशन में आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को मॉरली मोटिवेट करती है कि यू आर द ओनली वन इन द इकोनॉमी हु कैन कंट्रोल द डिमांड इन द इकोनॉमी। आफ्टर आरबीआई एंड गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई और गवर्नमेंट के बाद कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कमर्शियल बैंक रिस्पॉन्सिबल होती है, एसबीआई, बीओआई, यूनियन बैंक, ये जितने भी कमर्शियल बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो यहाँ की ये तीन टेक्निक्स के अलावा भी आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है आरबीआई के पास, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप जब भी बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपसे कुछ वो मॉर्गेज करवा के रखता है, और मॉर्गेज और लोन अमाउंट में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे को मान लेता हूँ 10 लाख का लोन चाहिए, तो 10 लाख के लिए जितनी भी कमर्शियल बैंक है वो आपसे कम 12 लाख की, एक अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो 12 लाख की मॉर्गेज कुछ न कुछ रखवाएगा, गिरवी कुछ न कुछ रखवाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पे आपको कुछ न कुछ वहां पे रखना पड़ता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इट इज 2 लाख, इट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर द कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे भी मार्जिन रिक्वायरमेंट को फ्लक्चुएट करके आरबीआई जो है कंट्रोल कर सकती है मनी सप्लाई को। कैसे कर सकती है, फॉर एग्जांपल अभी तो सिर्फ 2 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा हुआ है, अब मान लेते हैं इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो वो क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी। उसने बोल दिया कि अब आपको 10 लाख के लोन के लिए 15 लाख का मॉर्गेज रखना पड़ेगा।
तो इसलिए अब यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी हो गई है, 5 है। तो ऑटोमेटिकली पब्लिक डीमोटिवेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब उसको मॉर्गेज ज्यादा रखना है। इन केस अगर उसके पास अवेलेबल है ही नहीं इतनी असेट्स, तो वो क्या करेगी, लोन नहीं ले पाएगी। तो यहाँ पे डिमांड को कंट्रोल करने के लिए वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी फ्लक्चुएट करते हैं। तो ये तो हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी समझ ली है, विद द हेल्प ऑफ विच आरबीआई इज एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। अब समझते हैं कि कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को। तो गवर्नमेंट का तो बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी पॉलिसीज वो बनाएगी, सबसे पहले तो उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसीज, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और उसके पास तो बेसिकली 2 टूल्स अवेलेबल है, वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड अनदर वन इज टैक्सेस। ये आप रियल सिचुएशन में अगर देखोगे तो ये सबसे बेस्ट टूल्स अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। कैसे अवेलेबल है? जैसे आज की तारीख में लॉकडाउन लगने के बाद कंट्री के अंदर इनकम जो है पब्लिक की रैपिडली डाउन हुई है। उसको देखते हुए इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। अब इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है तो अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ाना है। तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कैसे करती है वो, इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग रेट फ्री लोन्स, कम रेट पे लोन्स प्रोवाइड कर दिए, या फिर वेविंग ऑफ लोन्स, मतलब वेव ऑफ कर दिए लोन्स को। उसके कारण भी क्या होगा कि पब्लिक के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, अल्टीमेटली पब्लिक मोटिवेट होगी और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगी। या फिर बहुत सी स्कीम्स लॉन्च करके भी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही है गवर्नमेंट के लिए, तो जितनी भी स्कीम्स लॉन्च कर रही पब्लिक के वेलफेयर में, उसके थ्रू भी वो पब्लिक के बीच में मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज एबल टू इंक्रीज द मनी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ यूजिंग टूल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिडीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब टैक्सेस की अगर बात करें तो टैक्सेस के थ्रू भी गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, डिमांड को कंट्रोल करती है। कैसे? अगर एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब क्या है, पब्लिक के पास इनकम ज्यादा है। पब्लिक के पास इनकम ज्यादा है तो वो क्या करेगी, टैक्स का रेट बढ़ा देगी, गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा देगी। तो अल्टीमेटली पब्लिक के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में पब्लिक के पास 1 लाख रुपीज, एग्जांपल ले रहे हैं 1 लाख रुपीज रखे हुए हैं, उसमें से अगर वो 10% अभी तक टैक्स मान लेते हैं कि 10% उसको डिपॉजिट करना पड़ रहा था, तो अभी पब्लिक के पास कितना पैसा बच रहा है, 90,000। पर इन केस अगर ये रेट बढ़ जाता है, डिमांड को कंट्रोल करने के लिए टैक्स का रेट उसे बढ़ाना पड़ेगा, और वहां मान लेते हैं हम टैक्स जो है 20% अगर कर दिया जाता है, तो 20% टैक्स देना है, तो पब्लिक के पास अब डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई है, 80,000। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इनकम कम कर दी है पब्लिक के पास गवर्नमेंट ने, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो ये सिचुएशंस हमने दोनों समझ ली है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है एक्सेस डिमांड को, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.